वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज़ का विरोध करना, यानी टू अपोज। रेजिस्टेंस टू चेंज इज़ अनविलिंगनेस टू अडॉप्ट न्यू सर्कमस्टांसेस। जब कोई नई चीज़ आए उसके प्रति अनविलिंगनेस, यानी कि अपनी इच्छा जो है वो कैसे शो करना, नेगेटिवली शो करना कि नहीं मुझे ये चेंज पसंद नहीं आया, तो उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो 3 लेवल पे होती है, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक ग्रुप लेवल पे, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको मैंने बांट दिया है 3 ग्रुप्स के अंदर, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। अब ये जो बी ग्रुप है, इसमें से कोई एक पर्सन मान लो कहता है कि मुझे ये चेंज पसंद नहीं आया। मान लो मैंने कोई न्यू टेक्नोलॉजी या कोई न्यू सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करा, तो इसको पसंद नहीं आया वो चीज़ कि अब हम क्यों करें ऐसे इससे काम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस शो करेगा एक पर्सन, तो क्या होगी, इंडिविजुअल लेवल। अगर ये पूरा बी ग्रुप करेगा तो क्या होगी, ग्रुप लेवल। अगर सारे ग्रुप्स मिलकर रेजिस्टेंस शो करेंगे तो क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल रेजिस्टेंस। तो इंडिविजुअल लेवल रेजिस्टेंस क्यों होती है, ये 3 चीज़ों की वजह से होती है। एक तो इंसान का देखने का नज़रिया कैसा है चीज़ों को, फिर उसकी पर्सनालिटी कैसी है, यानी उसके साथ बचपन से अभी तक क्या व्यवहार होता आया है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है उससे जो उसकी पर्सनालिटी बनती है। फिर होता है तीसरी चीज़, ज़रूरत है, यानी नीड्स। जो मान लो आपको चीज़ें जेन्युइनली आपको चाहिए होती है, आपको रिक्वायरमेंट होती है, उसको तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो जल्दी से, और जो आपको नहीं चाहिए होती है उसको आप क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो। कोई अच्छी चीज़ खाने की आती है, आप फटाफट उसको, अगर गोलगप्पे आपके पास आएंगे तो आप फटाफट उसको ले लोगे, पर लेकिन अगर कहीं आपको बैंगन की सब्ज़ी आ गई, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको रेजिस्ट करते हो कि नहीं मुझे नहीं खाने। तो इस तरीके से क्या होता है, ज़रूरतों पे भी निर्भर करता है कि आप किस चीज़ के लिए हामी भरोगे, किस चीज़ के लिए आप मना कर दोगे। अब इनके मेन रीजंस क्या होते हैं रेजिस्टेंस के, हम वो देखेंगे। सबसे पहला है इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न रिलेटेड होता है फाइनेंस से, पैसों से रिलेटेड। तो अगर आपको पता है आपकी जेब में जो पैसा आ रहा है वो कम हो जाएगा इस चीज़ से, ठीक है, आपको पता है कि अब जो पैसा आपके पास आ रहा है अब इससे कम आने लगेगा, अगर ये न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, तो आप क्या करोगे, आप उसका विरोध करोगे, आप रेजिस्ट करोगे, क्योंकि आपकी फाइनेंस पे बात बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्सोलेंस ऑफ स्किल। मान लो कंपनी ने कोई न्यू सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर दिया, न्यू सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करने से आपकी जो स्किल्स थी वो कंपनी के लिए यूज़फुल नहीं रहेंगी, ठीक है। इस केस में भी क्या होता है, ऑब्सोलेंस ऑफ स्किल मतलब कि स्किल का ख़राब हो जाना, बेकार हो जाना, यानी अब वो यूज़ में नहीं रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हैबिट। हैबिट क्या होती है, हमारी आदतें। मान लो आपको आदत पड़ी हुई है एक्सेल चलाने की आदत पड़ी हुई है, फटाफट आप शीट बना लेते हो, आपका काम ईजी हो रखा है, पर लेकिन वहीं कंपनी ने अब नवा कोई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर दिया। सॉफ्टवेयर में काम करना है, इसके अंदर डाटा स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को अपोज करोगे, क्योंकि आपको क्या हो गया है, आदत पड़ी हुई है एक्सेल चलाने की, फटाफट कीज़ मारी और शीट प्रिपेयर। तो उस केस में आप क्या करोगे, एक्सेल चलाना आपको अच्छे से ज़्यादा आता है, आपको सॉफ्टवेयर का तो पता ही नहीं है अभी, तो इस केस में भी हैबिट की वजह से रेजिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंट टू चेंज। एक्सटेंट टू चेंज का मतलब है कि चेंज माइनर है या मेजर है। अगर चेंज आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है तो चेंज क्या है, मेजर। अगर चेंज आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहा है तो क्या है, माइनर। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि न्यू सॉफ्टवेयर आया है, तो अगर न्यू सॉफ्टवेयर आया वो तो चलिए आपके लिए बड़ी बात नहीं है इतनी, क्योंकि आप उसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, उसी जगह में, और आपका हेड वही है जो पहले था पर्सन, तो इस केस में आपको कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन आपको कह दिया कि सॉफ्टवेयर भी आपको न्यू यूज़ करना और आपको सिखाने के लिए भी कोई और आएगा, तो ये आपके लिए मेजर चेंज बन जाएगा कि मैं सीखूंगा कैसे अब, ठीक है, क्योंकि मेरे उस बंदे के साथ रिलेशनशिप कुछ अच्छे नहीं होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, वो पर्सन कैसा होगा सिखाने वाला, ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, मेजर चेंज। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर। देखो, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं हमारे ब्रेन से, हमारे मूड से रिलेटेड। तो जो एम्प्लॉय है उसको बोर्डम तो नहीं हो रहा, या उसकी कुछ ज़्यादा निंदा तो नहीं की जा रही, निंदा यानी क्रिटिसिज्म, यानी किसी पर्सन को क्या करना कि नहीं नहीं तुम ये सही नहीं कर रहे हो, नहीं नहीं तुम वो सही नहीं कर रहे हो, इसको कहते हैं क्रिटिसिज्म। और बोर्डम तो आपको पता ही होगा, बोर हो जाना, आप भी कई बार हो जाते होंगे। अगर मान लो सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा ऐसे ही है, ठीक है, चलाने में अच्छा नहीं है, कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है, तो उससे बोर हो सकता है वो जो एम्प्लॉय सीख रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि उसको
कैसे एंटरटेनिंग तरीके से सिखाया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेफरेंस ऑफ स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू क्या होता है हमारे पास, जो एग्जिस्टिंग कंफर्ट हम जिसमें हैं, हम वही चीज़ें चलाना चाहते हैं, जो वही करना चाहते हैं जो पिछली चीज़ चली आ रही है। आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप वही चीज़ करना चाहोगे, ठीक है, जो जो आप पहले से करते आ रहे हो। यही होता है स्टेटस क्यू, यानी कि जो करंट स्टेटस है उसी को प्रेफरेंस देना, उसी को कहना कि हाँ यही अच्छा था। आप कह रहे हो एक्सेल ही अच्छा था भाई, ये न्यू सॉफ्टवेयर क्यों ले आए, ठीक है। तो ये होता है प्रेफरेंस ऑफ स्टेटस क्यू। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मान लो आपके हेड ने आपको पहले नहीं बताया कि हाँ सॉफ्टवेयर भी आने वाला है और तुम्हें रेडी रहना है, प्रिपेयर करके रखना है अपने आप को, क्योंकि एक नवा चेंज आने वाला है, आपके लिए बदलाव आ रहा है, न्यू सॉफ्टवेयर आ रहा है, उसको चलाना सीखना पड़ेगा। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी एक वजह बनता है रेजिस्टेंस टू चेंज। यानी आप क्या करोगे उस केस में, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करेंगे, ये इस चीज़ का अपोज करेंगे कि नहीं सॉफ्टवेयर तो अच्छा नहीं है, हमारे को एक्सेल में हाथ बैठा हुआ है और एक्सेल में काम करना ईजी है। नेक्स्ट है हमारे पास इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी आपको वर्ड इससे पता चल रहा होगा, एक डर किसी चीज़ का। तो डर किस चीज़ का, फियर ऑफ अननोन, यानी सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए अननोन है, हम तो जानते ही नहीं है सॉफ्टवेयर कैसा है, तो उसका डर बना होना कि पता नहीं हाँ कितना काम करना पड़ेगा, कैसे काम करना पड़ेगा, कितने टाइम में हम सीख पाएंगे। तो ये क्या होती है, इनसिक्योरिटी होती है। इसकी वजह से भी कई बार एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रेजिस्ट कर देते हैं कि चेंज नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल रीज़न। सोशल रीज़न क्या होते हैं, सोशल जो होता है वो वर्ड ही आपके आसपास से रिलेटेड है, आपके एनवायरनमेंट में जो लोग प्रेजेंट हैं उनसे रिलेटेड है। तो सोशल रीज़न क्या होते हैं, देखो अगर न्यू ग्रुप में आपको डाला जा रहा है तो उस ग्रुप में आप कैसे घुलोगे मिलोगे, ये चीज़ें जब आप सोचने लगते हो तो वो क्या होती है, सोशल रीज़न, ठीक है। अब सोशल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सोशल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एग्जिस्टिंग ग्रुप जिसमें से आपको निकाल के दूसरे ग्रुप में डाला जा रहा है। तो जो आपका पुराना ग्रुप है, जो आपका पुराने ग्रुप से प्रेम प्यार बना हुआ है, जो आपके रिलेशनशिप बने हुए हैं पुराने ग्रुप से, उससे आप अलग हो रहे हो, तो इसलिए ये वर्ड यूज़ किया है डिस्प्लेसमेंट। ये है सोशल डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट में यानी एग्जिस्टिंग ग्रुप से हट के न्यू ग्रुप में जाना। नेक्स्ट है हमारे पास पीयर प्रेशर। जो वर्ड है पीयर, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स भी काफ़ी बारी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने देखा होगा, अरे तू ये मत कर, छोड़ रहने दे, तो आपने छोड़ दिया। अरे तू ऐसे मत जा, तू वैसे जा, तो आपने वो गाड़ी पकड़ ली, ठीक है। ये एक चीज़ें होती है कि पीयर प्रेशर यानी कि दोस्तों का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप रेजिस्टेंस। तो ग्रुप लेवल रेजिस्टेंस जो होती है यहाँ मेनली होती है फॉर्मल ग्रुप। जो फॉर्मल ग्रुप होते हैं मेनली वही रेजिस्ट करते हैं। ये जो फॉर्मल ग्रुप है और जो इनफॉर्मल ग्रुप है, इनमें डिफरेंस मैंने बताया था, एक बारी और देख लेते हैं। ये मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रुप बनाया है इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल ग्रुप। अगर हम 2%, एक पर्सन सी ग्रुप में से, एक पर्सन ए ग्रुप में से, दोनों एक साथ आते जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, उठते बैठते हैं और उनकी दोस्ती हो गई है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल ग्रुप। अब फॉर्मल ग्रुप जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इनफॉर्मल ग्रुप जो होता है वो आने जाने या फिर किसी तरीके से दोस्ती हो जाना, ठीक है। तो जो फॉर्मल ग्रुप होता है ये किस लिए रजिस्ट करता है, ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए रजिस्ट करता है। वहीं जो इनफॉर्मल ग्रुप है वो किस लिए रजिस्ट करता है, कोहेसिवनेस के लिए। मान लो सी की ट्रांसफ़र हो रही है किसी और ब्रांच में, तो उस केस में ये क्या करेगा, रजिस्ट करेगा कि नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना। क्यों, क्योंकि मेरा जो है आना जाना अच्छा बना हुआ है, मेरा साथी है, मेरे दोस्त है, उसके साथ आता जाता हूँ। इस केस में होती है ग्रुप कोहेसिवनेस की वजह से रेजिस्टेंस। कोहेसिवनेस यानी कि भाईचारा, जो प्रेम प्यार लोगों में आपस में बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस। ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होती है, यानी कि सारे के सारे हर एक ईच एंड एवरी एम्प्लॉय क्या करता है, रेजिस्ट करता है। बहुत ज़्यादा नंबर में एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट करें तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल रेजिस्टेंस। इसके रीजंस क्या होते हैं, सबसे पहला रीज़न है स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस। बिकॉज कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना होता है कि रेजिस्टेंस अपने आप हो जाती है। मान लो ये अपर लेवल है यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडिल लेवल होगी और ये लोअर लेवल। तो ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये लोअर लेवल। अब इसमें कम्युनिकेशन का फ्लो इस तरीके से है, यानी टॉप लेवल टू लोअर लेवल। इस केस में क्या होएगा,
कम्युनिकेशन अच्छे से प्रॉपर नहीं आ रहे, इनको समझाया नहीं जाएगा कि चेंज क्यों लाया जा रहा है, तो ये तो रेजिस्ट करेंगे ही इस केस में, क्योंकि इनको बताया ही नहीं गया अच्छे से, कम्युनिकेशन नहीं हुई है प्रॉपर, तो ये क्या करेंगे, रेजिस्टेंस शो करेंगे। तो लोअर लेवल रेजिस्टेंस शो करता है क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट से की जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से रेजिस्टेंस शो करे, तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप प्रेशर। मान लो अगर आपके ग्रुप में से किसी एक नहीं चलो 2 लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, मुझे तो पसंद नहीं आया, बिल्कुल बेकार है, इतना टाइम लग जाता है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। 2 लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, आप वहाँ इन्फ्लुएंस हो गए, तो यही होता है ग्रुप प्रेशर, यानी कि अपने ग्रुप से इन्फ्लुएंस होना, यानी उनसे प्रभावित होकर किसी चीज़ का अपोज करने लगना, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेट टू पावर। थ्रेट टू पावर, जो देखो पावर होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसके पास होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। तो डर किसको होगा, डर भी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को होगा कि मेरी पावर ना वो हो जाए, बढ़ जाए। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या होता है, थ्रेट होता है, एक तरीके का डर होता है कि मेरी जो पावर है वो ना बढ़ जाए, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करने लगते हैं, रेजिस्ट करने लगते हैं। कभी कभार अपर लेवल मैनेजमेंट भी चीज़ों को क्या करता है कि नहीं ये चेंज अच्छा नहीं है, रहने दो, नए सॉफ्टवेयर की क्या ज़रूरत है, इनको ही सब पता चल जाएगा तो ये हमारे से पूछेंगे ही कहाँ, मैं हमारे कहने में ही कहाँ रहेंगे, हमारी पावर में कहाँ रहेंगे, ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज। जो लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज है वो क्या है कि देखो चीज़ें जो होती हैं वो ना इंटर रिलेटेड होती हैं, तो इंटर रिलेटेड सब सिस्टम होते हैं, ठीक है। पर लेकिन क्या होता है, हम सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते, कई बार हम लिमिटेड चीज़ों पे ही फोकस कर पाते हैं और एक आध चीज़ छूट जाती है, जबकि आपस में हर एक चीज़ जुड़ी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उस केस में भी अगर हमारी ये गलती हो जाए कि हम सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस राइज हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्स कांस्टेंट। रिसोर्स हमारे जो देखो फंड कितना अवेलेबल है, अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए नवा सॉफ्टवेयर, ठीक है, मान लो एक उसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़ रहा है हमारे को 10,000 का एक जगह पे सॉफ्टवेयर पड़ रहा है, ठीक है, एक सिस्टम के अंदर, तो उस हिसाब से अगर हम 10 और पीसी के लिए सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो हमारे को क्या पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। तो हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, अगर सॉफ्टवेयर महंगा है तो उस हिसाब से अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे उसको खरीदेंगे, तो रिसोर्स कांस्टेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होता है, ब्लॉक कैपिटल। ब्लॉक कैपिटल काफ़ी बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने जो एसेट होते हैं, जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उन पे पैसे ज़्यादा लगा देती है, उस केस में वो पैसा क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसको हम कहते हैं संक कॉस्ट। अगर पैसा ज़्यादा ऐसी चीज़ों में लगा दिया जो पड़ी है और पड़ी है, काम नहीं आ रही, तो वो भी क्या हो जाता है, उस केस में भी हमारे पास रिसोर्स की कमी हो जाती है, फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी हो जाती है, तो उस केस में भी रेजिस्टेंस शो हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, यानी उनकी वैल्यू कैसी है, उनके रूल्स कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। नॉर्म्स मतलब कि नॉर्म्स मतलब कि रूल्स कैसे हैं बने हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनबिल्ट जो पहले से स्टार्टिंग से ही बने आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीवियस अनसक्सेसफुल चेंज एफर्ट। अब मान लो कि पहले हमने कोई किसी तरीके का चेंज इंट्रोड्यूस करा था और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो हो गया अनसक्सेसफुल होने की वजह से लोगों में क्या आ गई, एक नेगेटिविटी कि ये तो ऐसे ही चेंज लाते हैं और वो जो प्लान होता है वो फिसड्डी से निकलता है और फिर वो इम्प्लीमेंट अच्छे से हो नहीं पाता और उसका पैसा भी डूब जाता है, तो उस केस में भी ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस अराइज हो सकती है। तो ये था टॉपिक रेजिस्टेंस टू चेंज का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।